दौरान मौके पर कई लोग रहे मौजूद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, सरकार के कामों पर उठाए गए सवाल, कहा बीजेपी के सत्ता में आते ही बढ़ी महंगाई और बेरोजगारी। तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 54 शव हुए बरामद, 150 लोग हैं लापता, प्रशासन की पल पल पर है पैनी नजर। और ऋषिकेश के वीरभद्र रोड पर जर्जर सड़क का काम हुआ शुरू, पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण का काम किया शुरू, प्रेमचंद अग्रवाल ने नारियल फोड़कर काम किया शुरू। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जनता से बहुत बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जनता की अपेक्षाओं के विपरीत काम किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के सत्ता में आते ही बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, साथ ही किसान सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है और आगामी चुनाव में बीजेपी को जनता जरूर सबक सिखाएगी। बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, लेकिन उन वादों के विपरीत सरकार जो है कार्य कर रही है। आज किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, महंगाई अपने चरम पर है। महिलाएं तो आज यही बात कह रही थी कि गैस के सिलेंडर में सब्सिडी का वादा किया था, सब्सिडी गायब, सिलेंडर 900 का, पेट्रोल जो 100 पार करने वाला है, 90 पार जो डीजल करने वाला है। गरीब आदमी के हाथ में ना तो दाल है, ना सब्जी है, ना रोटी है। और श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में जगह जगह लगाए गए फ्लैक्स को हटाए जाने का मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक ने राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि की फ्लैक्स कांग्रेस नेताओं के निर्देश पर फाड़ने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आरोप लगाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ की देखरेख में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीओ सुरजीत कुमार से मुलाकात की। वहीं इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ ने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगाई गई फ्लैक्स फाड़ने जाने के मामले में निष्पक्ष जांच हो। वहीं सीओ सुरजीत कुमार ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ ने फ्लैक्सी प्रकरण पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। शहर के आए थे जो बीजेपी से संबंधित थे, उनका एक आरोप था कि किसी ने जो राम मंदिर के निर्माण के संबंध में वो फ्लैक्सी लगाई गई है, वो किसी आदमी ने उतार ली है, फाड़ दी है। तो इस तरह की उन्होंने तहरीर दी थी एक अज्ञात के खिलाफ। तो उस संबंध में हमने उसी दिन 10 तारीख को ही एक 295 का मुकदमा कायम कर दिया था और उसके संबंध में विवेचना जारी है। और बदलते दौर के साथ ही मानव लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है। इसके चलते आए दिन प्रकृति विकराल रूप धारण कर रही है। बावजूद इसके मानव इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहा है। हाल ही में चमोली जिले में आई आपदा मानव की गलत नीतियों का ही नतीजा माना जा रहा है, जिसको देखते हुए हर कोई चिंतित है। वहीं कैबिनेट मंत्री और पौड़ी के जिला प्रभारी सुबोध उनियाल का कहना है कि चमोली जिले की घटना से हम सभी को सबक लेना चाहिए। हिमालय राज्यों के लिए अलग से न सिर्फ नीति बनाई जानी चाहिए, बल्कि केंद्र में भी उसका अलग से मंत्रालय होना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमालय राज्य में आए दिन होने वाली घटनाओं को रोका जा सके, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी भी की जा सके। नहीं चाहिए, बहुत पहले से डिमांड हम लोगों की है कि हिमालय राज्यों के लिए मंत्रालय को हर सरकार में अलग बनना चाहिए। उनके लिए तमाम नीतियां, चाहे वो कृषि नीति हो, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, हर तरह की नीतियां भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए बननी चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों को एक बार बहुत गंभीरता से देखना होगा कि जो ये हिमालयन बेल्ट है और जो ग्लेशियर के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उस पर एक गहन इस पर परीक्षण करने के बाद ही इस पर किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सके।
और आपको बता दें कि बदलते दौर के साथ मानव लगातार प्रकृति का दोहन करता जा रहा है, जिसको देखते हुए आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री और पौड़ी के जिला प्रभारी सुबेद उनियाल ने कहा है कि चमोली जिले की घटना से हम सभी को सबक लेना चाहिए। हिमालय राज्य के लिए अलग से न सिर्फ नीति बनाई जानी चाहिए, बल्कि केंद्र में भी उसका अलग से मंत्रालय होना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमालय राज्य में आए दिन होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास साह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, जिस प्रकार से हिमालय राज्य में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री उमेश उनियाल ने अपनी तरफ से ये कहा है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कहीं न कहीं एक अलग नीति बनाई जानी चाहिए, क्या कुछ तमाम जानकारी है इसको लेकर? आखिर क्या कुछ वो नीतियां हो सकती है जिससे कि इस प्रकार की आपदा को रोका जा सके? जी पूजा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जिस तरीके से जो है चमोली में जो आपदा आई है, उससे अब लगातार जो है प्रदेश में जो चाहे वो सरकारें हो या फिर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो लगातार अब इस पर मंथन कर रहे हैं कि जिस तरीके से अगर बात करें पूजा, तो उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो उत्तराखंड एक जो है काफी संवेदनशील राज्य है और यहाँ पर जो आपदाएं जैसी जो आपदाएं हो या फिर जो बादल फटने जैसी घटनाएं हैं, ये अमूमन देखने को मिलता है राज्य में। तो इसको देखते हुए सरकार ने अब इस पर विचार विमर्श कर रही है ताकि इस तरीके की जो इस तरह की घटनाएं हैं वो पुनरावृत्ति न हो। और इसके लिए जो प्रदेश के जो कृषि मंत्री है सुबोध उनियाल, उन्होंने भी ये इच्छा जताई कि इसके लिए सिर्फ राज्य एक कमेटी गठित की जाए और इसके लिए एक अलग से जो है मंत्रालय बनाया जाए ताकि जो आने वाले समय में जो है ऐसी घटनाएं दोबारा न हो और इससे बचाया जा सके। अगर इससे दूसरी अगर बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वो भी इन दिनों जो है बीच में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने भी ये सुझाव दिए थे कि प्रदेश में जिस तरीके से जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो हम ग्लेशियर जहाँ पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर जाके जो है निगरानी रखी जाए ताकि जो ऐसी घटनाएं हैं उस पर जो है लगाम भी लग सके। दूसरी तरफ अगर देखा जाए पूजा, तो सरकार की तरफ से जो है खासकर अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो वो लगातार इन घटनाओं पर जो है नजर बनाए हुए हैं और जो वाडिया जो भूवैज्ञानिक जो संस्थान है उनको मुख्यमंत्री ने हाल ही दिनों में जो गंगोत्री जो उद्गम माँ गंगा का जो उद्गम स्थान है वहाँ पर गौमुख जो हिमनद जो ग्लेशियर है उनकी निगरानी के लिए जो हिमालय वाडिया भूविज्ञान के लिए जो एक बजट भी आवंटित किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो वाडिया भूविज्ञान संस्थान के जो निदेशक है उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री राज्य सरकार ने उनसे आग्रह किया था भूवैज्ञानिक संस्थान से कि आप जो है जो शीतकाल का जो मौसम होता है उस दौरान जो गंगोत्री में जो गौमुख ग्लेशियर है उसके आप अपनी टीम के साथ जो जहाँ कहीं पर अगर झील बन रही है या झील का कोई निर्माण हो रहा है तो उनके लिए एक टीम वहां पर भेजे। राज्य सरकार ने अनुरोध किया था, तो इसके लिए जो संस्थान है उसने राज्य सरकार से जो है 12 लाख रुपए की मांग की थी और यह भी जानकारी दी थी कि जो हाईकोर्ट के आदेश है उन पे साफ तौर पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए कि शीतकाल मौसम के दौरान जो है क्षेत्र जो ऐसे संभावित क्षेत्र है वहाँ का निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। तो इसको महत्वपूर्ण देखते हुए जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें तत्काल जो वाडिया इंस्टीट्यूट के जो भूविज्ञान संस्थान उनको 12 लाख रुपए जो है तत्काल बजट जारी किया है। तो सरकार लगातार अब इस पर मंथन कर रही है कि किस तरीके ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो दोबारा न हो सके। तो अब इस पर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। और पुलवामा हमले के शहीदों की स्मृति में काव्यांजलि का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहां महिला और बाल सहायता समिति के लोग मौजूद रहे। बता दें कि आयोजन खड़गपुर देवीपुर रोड विद्यावांसिनी कॉलोनी में किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय एथलीट उत्तराखंड एथलेटिक्स सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र चौधरी, तमाम लोगों ने मां सरस्वती और अमर शहीद के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर भव्य काव्यांजलि का शुभारंभ किया और साथ ही मौके पर मौजूद तमाम लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और कोरोना काल में सुरक्षा को देखते हुए लगभग पिछले 1 साल से सभी स्कूल, कॉलेज और मदरसे बंद थे। और तो इसी क्रम में अब सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए 6ठी से 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों की क्लासेस के लिए अनुमति सरकार ने दे दी है। वहीं विधानसभा पिरान कलियर के ग्राम रामपुर क्षेत्र स्थित मदरसा इरफान उल आलूम ने भी 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए क्लासेस ले रहे हैं। मदरसा इरफान उल आलूम के प्रधानाचार्य मौलाना नसीम अहमद कासमी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल 15 मार्च से सरकार के आदेश का पालन करते हुए मदरसे बंद कर दिए गए थे। उसके बाद सरकार द्वारा अनुमति मिलने पर 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए पढ़ाया जा रहा है। के हुक्म के तहत 15 मार्च से मदरसे बंद कर दिए थे। 1 साल होने वाला है और अब तक तकरीबन बंद ही है। हमारे मदरसे में क्लास से 8वीं तक मान लेते हैं मदरसा बोर्ड से, 6ठी से 8वीं तक बच्चे आने लगे 8 तारीख से, और वो जो आ रहे हैं वो मुकम्मल कोविड की पाबंदी के साथ आ रहे हैं। मास्क लगाकर हर क्लास के अंदर सैनिटाइजर रखा हुआ है। जिन क्लासों के अंदर बच्चे बैठे हैं वो उचित दूरी के ऊपर बैठे हैं। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। श्री भरत मंदिर झंडा चौक ऋषिकेश में कोरोना काल के चलते इस वर्ष बसंत उत्सव के कार्यक्रम को सीमित किया गया है। इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, जबकि जनसेवा के कार्यक्रम ही होंगे। बसंत उत्सव 12 फरवरी से 16 फरवरी तक मनाया जा रहा है। बसंत उत्सव में जनसेवा कार्यों के अंतर्गत 12, 13 एवं 14 फरवरी को आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर एवं दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण किए जाएंगे। 15 फरवरी को प्रातः रक्तदान शिविर एवं सायंकाल में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 16 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर दोपहर भगवान भरत जी की नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। निवेदक श्री भरत मंदिर परिवार ऋषिकेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। लक्ष्मी नारायण मंदिर डिमर में पूजा अर्चना के बाद श्री बद्रीनाथ गाडूगढ़ा नरेंद्र नहर टिहरी राजमहल के लिए निकल गए हैं। वहीं आज सोमवार को डिमर लक्ष्मी नारायण मंदिर में शक्तिपीठ खांडूरेव के संरक्षक और मंदिर के पुजारी मोहन प्रसाद डिमरी ने प्रातःकालीन अभिषेक पूजा, श्रृंगार पूजा और बाल भोग पूजा कर गाडूगढ़े को विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ टिहरी नरेश के राज्य दरबार नरेंद्र नगर के लिए विदा किया। हम सभी को जानकारी में है, भगवान बद्री विशाल के आगामी यात्रा काल के लिए कपाट उद्घाटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसके निमित्त योग ज्ञान बद्री पांडुकेश्वर, नरसिंह मंदिर जोशीमठ और लक्ष्मीनारायण मंदिर डिम्मर होते हुए गाड़ूगाड़ा तेल कलश यात्रा नरेंद्र नगर राज दरबार के लिए प्रस्थान कर रही है, जो कि कल बसंत पंचमी के अवसर पर राज दरबार में पहुंचेगी, जहां कड़वाल नरेश महाराजा मनोहर शाह जी की जन्म कुंडली की ज्योतिषी गणना कर बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की तिथि का निर्धारण होगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर डिमर में पूजा अर्चना के बाद श्री बद्रीनाथ गाडूगढ़ा नरेंद्र नगर टिहरी राजमहल के लिए निकल गए हैं। वहीं आज सोमवार को डिमर लक्ष्मी नारायण मंदिर में शक्तिपीठ खाड़ूरेव के संरक्षक और मंदिर के पुजारी मोहन प्रसाद डिमरी ने प्रातःकालीन अभिषेक पूजा, श्रृंगार पूजा और बाल भोग पूजा कर गाडूगढ़े को विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ विदा किया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज खंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, जिस प्रकार से आज श्री बद्रीनाथ गाडूगढ़ा का नरेंद्र नगर टिहरी के लिए रवाना कर दिया गया है, ऐसे में क्या कुछ तमाम जानकारियां हैं ताकि जो श्रद्धालु उनके लिए आसान हो और वो भी भगवान के दर्शन कर सके इस यात्रा के दौरान?
जी पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां कल बसंत पंचमी का पावन त्योहार है और जो बसंत पंचमी का त्योहार है इस दिन भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है, जिसके लिए आज लक्ष्मी नारायण मंदिर डिमर में सुबह से ही पूजा अर्चना के बाद भोग पूजा, श्रृंगार पूजा, अभिषेक पूजा के बाद डिमर गांव से गाड़ू घड़ा कलश तेल यात्रा को पांडु के साथ जोशी मठ होते हुए टिहरी नरेश राज महल के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां कल बसंत पंचमी के पावन अवसर पर राजमहल से बद्रीनाथ कपाट खोलने की तिथि घोषित की जाएगी। पूजा जी, जिस प्रकार से अभिषेक पूजा और श्रृंगार पूजा का आपने जिक्र किया, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूजा की क्या विशेषता होती है जिसके कारण श्रद्धालु इतना ज्यादा उत्सुक होते हैं इस पूजा को लेकर, इस यात्रा को लेकर? नीरज जी। जी पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं, जो भगवान लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है डिमर में, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो वहाँ पे अभिषेक पूजा होती है, श्रृंगार पूजा होती है और एक बड़ी परंपरा पौराणिक चली आ रही है कि जो यहाँ उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि को धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी होती है, जिससे कि तमाम जो यहाँ पे पूजाएं होती है, पूजा अर्चनाएं होती है, उनपे पूरी दुनिया का, पूरे देश विदेश का यहाँ पे विश्वास बना हुआ है, जिसकी वजह से जो अभिषेक पूजा है, श्रृंगार पूजा है, वहाँ पे भक्तों का जमाना लगा हुआ है। 2021 की जो बद्रीनाथ की यात्रा होगी, चाहे केदारनाथ की यात्रा होगी, चारधाम की यात्रा होगी, तो एक क्योंकि पिछले वर्ष जो कोरोना काल में ये यात्रा रुकी हुई थी और इस बार जो फिर 2021 में यात्रा होगी, तो कहीं ना कहीं बड़ी उत्सुकता यहाँ के लोगों में देखी जाएगी। जी पूजा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। वीरभद्र रोड से शिवाजी नगर पुलिया तक 1 किलोमीटर की जर्जर सड़क का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी ने शुरू किया है। बता दें कि सड़क निर्माण के लिए 20 लाख की स्वीकृति कुंभ बजट से मिली है, जिसका विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया है। वहीं दूसरी ओर सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे शिवाजी नगर के निवासी अभी भी डटे हुए हैं। निवासियों का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सड़क निर्माण का कार्य तो शुरू कर दिया है, लेकिन धरना स्थल पर पहुंचकर एक बार भी आंदोलनकारियों की सुध नहीं ली है। लागत से 1.3 किलोमीटर की रोड यहाँ शिवाजी नगर बन रही है और इसके साथ जो शुरू में एक पैच जो था, जिसकी हालत मैं भी देख रहा हूँ बहुत खराब है, और उसके लिए हालांकि इस बजट में प्रावधान नहीं था, लेकिन उसको भी मैंने करने के निर्देश दिए हैं। और चमोली आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन टनल और रैनी में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। 7 फरवरी को जोशीमठ में आए जल प्रलय में अब तक 54 शव बरामद हो चुके हैं, वहीं 150 लोग अभी भी लापता हैं। आज तड़के से रेस्क्यू टीम तपोवन टनल से 3 और शव बरामद कर चुकी है। बताते चले कि टनल के अंदर से अब तक 9 शव बरामद किए गए हैं। आज 9वां दिन है और तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। हालांकि अब टनल में अब जिंदा लोगों के होने की संभावना काफी कम लग रही है। वहीं गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ नमन और जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया घटनास्थल की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल से कुल 9 रिकवर हुई हैं, 7 हमारी रैनी साइड से हुई हैं और अभी 54 का इन लोग का पीएम हो चुका है मैम, सारी बॉडीज का क्या कॉज निकल रहा है? सभी का पीएम हो चुका है और सभी का डीएनए सैंपलिंग भी रखा जा रहा है, डीएनए भी सैंपल करके रखा जा रहा है, जिससे कि बाद में अगर जो अभी नहीं देख पा रहे हैं वो भी बाद में डीएनए सैंपल से हम उनको आइडेंटिफाई कर सके। और साथ में मुआवजा वितरण का भी जो काम है, जो हमारे आइडेंटिफाइड बॉडीज हैं उनका भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, 7 तारीख को आई जल प्रलय की आपदा में लगातार जो बचाव कार्य है, राहत बचाव कार्य, वो भी लगातार जारी है। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि लगातार काफी शव बरामद किए जा रहे हैं, क्या कुछ तमाम जानकारी है? हाँ पूजा, अगर कहें तो आज ये आपदा का 9वां दिन है ये, क्योंकि पिछले संडे को यहाँ पर 7 तारीख को ये आपदा आई थी और उसके बाद लगातार कंटिन्यू जैसी आप रहती सारी टीमें वहां पहुंच गई थी। और आज सबसे बड़ी बात एक हो रहा है कि आज एयरफोर्स का एक और हेलीकॉप्टर M17 कहें तो आज फिर एक और नई टेक्निक के लिए वहां पर पहुंचा है, जिसमें एनडीआरएफ के और कहीं जवान थे, कैसे और क्या नई चीजें खोजी जाए। तो कुल मिलाकर हम माने तो लगभग 9 शव जो है ना टनल से भी तक मिल चुके हैं।
जो मलबा हटाया गया है, ऊपर से मैंने बताया था कि आपको छेद भी किया था, वहां तक पहुंचे थे, तो 9 सब निकल चुके हैं। और लगभग अभी भी बता रहे लोगों जो 3500 बता रहे थे, अभी भी वहां पर हैं 35 से 40 लोगों की जो संख्या है उसमें से 9 मिल चुके हैं। पर अब सबसे बड़ी बात है, आज तक 9 दिन हो चुके हैं, चाहे अब वहां कितने भी लोग हैं, पर सबकी लगता है कि अब सबकी डेथ हो चुकी होगी, ये तो कन्फर्म हो गया। पर सबसे बड़ी सरकार की यही बात है, जो 150 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं उनको ढूंढना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात जितनी भी टीमें हैं सारी उसमें लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी उनको ढूंढा जाए। और सबसे बड़ी बात, जो 54 सब मिले हैं उनमें से 29 की शिनाख्त हुई है, और जो बाकी लोग हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। और उनका मैंने बताया कि वहां गंगा किनारे पूरी रीति रिवाज के साथ उनका संस्कार भी कर दिया गया है। और साथ ही अब सबसे बड़ी जो अहम बात यही है कि जो लोग लापता लोग हैं उनको ढूंढा जाए। और जो लगभग वहां पर जो आसपास के गांव से लगभग वहां के 465 परिवार ऐसे हैं जो इस आपदा से प्रभावित हुए, उनको जल्दी से जल्दी सारी सुविधाएं दी जाए। तो इसी चीज में सारी टीम लगी हुई है। अब मेन जो टीमें लगी हुई है, चाहे एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, जितने भी राहत कर्मी आईटीबीपी के लोग हों, और मेरिन कमांडो भी वहां पर पहुंचे नेवी के, ये सब यही है कि जो लोग लापता है इनको खोजा जाए, अगर ये इनकी डेथ हो गई इनके सब मिल जाए। इसी में सारी टीमें लगी हुई है और राहत कार्य दिन रात आज 9वें दिन भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार आपने बताया कि अभी तक 150 के करीब लोग गायब है और शव की बरामदगी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था बैठाई गई है ताकि जो लोग अभी तक लापता हैं उनका कुछ पता लगाया जा सके, उनके बारे में कोई जानकारी मिल सके? हाँ पूजा, अगर बात कहें तो वहां जैसे वहां पर एनटीपीसी थी और एक अन्य जो मान था वहां पर, वहां के पूरे चार्ट देखे गए हैं। जो लोग वहां कार्यरत थे वो लापता हैं, साथ के आसपास के मैंने कुछ लोग थे वो भी लापता है। तो इन्हीं को अब आज 9वां दिन हो गया है, जिनके जो घायल पहले शुरुआत में जो 6 लोग मिले थे जो घायल थे, उनका ट्रीटमेंट मैंने बताया था आईटीपी पे चलता था। हम स्वयं वहां 4-5 दिन रहे, हमने भी वहां से आपको सारी जानकारी दी थी वहां पर। और अब स्थिति यही है कि अब सबसे बड़ी बात है कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढना एक सबसे बड़ा बड़ा है। और उसी में मैंने कहा मेरिन जो कमांडो टाइप के लगाए नेवी के, वो गोताखोर भी मंगाए गए हैं, जो नदी में घूमा जाए, वहां अलग अलग एरिया में जाए। रुद्र प्रयाग तक एक डेड बॉडी तक मिली है जो बहते बहते आए हैं। तो यही अब प्रयास है। जो 204 जो बताए जा रहे हैं जो पूरे लापता है और 54 मिल चुके हैं, अभी 150 लोग हैं, उनको ढूंढा जाए। इसी में राहत कार्य जारी है और लगातार इसमें वहां के गढ़वाल कमिश्नर हो गए, डीएम चमोली हो गए, अन्य टीमें भी सारी लगातार वहां इन कामों के लिए 24 घंटे जुटी हुई है। जी बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि 150 के करीब लोग लापता हैं और सबसे ज्यादा अभी यही जरूरी है कि उन लापता लोगों का पता लगाया जा सके ताकि उनके जो परिवार हैं उनको भी किसी जो ये परेशानी आई है इससे राहत मिल सके। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और जसपुर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पदाधिकारियों ने पुलवामा के शहीदों को सुभाष चौक पर कैंडल लाइट जलाकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को 2 साल हो चुके हैं और मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सेना के इस फैसले पर सभी को गर्व है और उसके बाद से पाकिस्तान भी डरा हुआ है। जवान जो थे उनको याद में आज जसपुर में कैंडल लाइट का आयोजन किया गया और जसपुर के बताते हुए आज उन्हें सुभाष चौक पर हमने कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और 2 मिनट का मौन धारण किया। और आपको बता दें कि जसपुर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पदाधिकारियों ने पुलवामा के शहीदों को सुभाष चौक पर कैंडल लाइट जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को 2 साल हो चुके हैं। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 में शहीद हुए थे सभी जवान और ऐसे में मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में उन आतंकियों को जवाब दिया था और सर्जिकल स्ट्राइक किया था। सेना के इस फैसले पर सभी को काफी ज्यादा गर्व है और उसके बाद से पाकिस्तान भी डरा हुआ है। और बॉलीवुड के जाने माने गायक जुबीन नौटियाल ने मसूरी के माल रोड पर गढ़वाल टेरेस पर कॉन्सर्ट किया। माल रोड पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई जिस पर लोगों ने जुबीन की लाइव प्रस्तुति देखी, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का साथ साथ पर्यटकों ने भी शो में शामिल हुए और काफी आनंद लिया। एक के बाद एक सुपरहिट गीतों की प्रस्तुति देते हुए जुबीन ने सबका मन मोह लिया। जुबीन ने इस शो में चमोली आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ये कि आखिर कैसे मशहूर गायक जुबीन नौटियाल लोगों के बीच मौजूद है। यहाँ पर वो एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी उनके इस कॉन्सर्ट में शामिल हुए। लोगों ने काफी ज्यादा आनंद लिया और इस दौरान उन्होंने 14 फरवरी 2019 में शहीद हुए सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है।